क्या सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने की समीक्षा बैठक। शहीद सम्मान यात्रा 2.0 की तैयारियों की समीक्षा। 25 सितंबर से शुरू होगा शहीद सम्मान यात्रा। ग्रामीण विकास मंत्री ने पीएमआरजीएसवाई कार्यों की समीक्षा की। सड़कों पुलों की शीघ्र मरम्मत के दिए निर्देश। मसूरी देहरादून मार्ग पर वैली ब्रिज का तैयार। काशीपुर में रिक्शा चालकों ने किया विरोध प्रदर्शन। फीस और पंजीकरण को लेकर भड़के चालक। संदीप सहगल ने चालकों का किया समर्थन। मसूरी में 20 करोड़ की योजना अभी अधूरी। मसूरी मार्ग पर मलबे में दबी मशीनें। कांग्रेस अध्यक्ष ने की जांच की मांग। और धनौरी की सड़कों पर गड्ढों का कहर। मरम्मत की कमी से बढ़ रही सड़क की खराबी। अधिकारियों की सुस्ती से परेशान लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर शहीद सम्मान यात्रा 2.0 की तैयारियों की समीक्षा की। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी को सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों ने उत्तराखंड सैनिक कल्याण विभाग को भर्ती पूर्व प्रशिक्षण की सफलता पर प्राप्त स्कॉच अवार्ड 2025 भेंट किया। बैठक में मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि यात्रा अब पूर्व निर्धारित 22 सितंबर की बजाय 25 सितंबर से प्रारंभ होकर 4 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। यात्रा के दौरान सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारी बलिदानियों के घर जाकर शहीद के आंगन की मिट्टी कलश में एकत्र करेंगे। सैन्य धाम के लोकार्पण से पूर्व यह पवित्र मिट्टी भी सैन्य धाम में सम्मिलित की जाएगी। सैनिक कल्याण मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम से जुड़ी सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी की जाए, जिससे कई यात्रा सुचारू रूप से संपन्न हो सके। यात्रा का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून से करेंगे। इसके साथ मंत्री गणेश जोशी ने विभाग को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार हमेशा पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में पीएमजीएसवाई के अधिकारियों से प्रदेश में बरसात के कारण बंद हुई सड़कों, क्षतिग्रस्त ग्रामीण मोटर मार्गों और पुलों की स्थिति की समीक्षा कर विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत प्रभावित क्षेत्रों में कार्य योजना बनाकर तेजी से सड़कों और पुलों को सुचारू किया जाए, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बहाल हो सके। मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र में आपदा से हुए नुकसान की समीक्षा के दौरान लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया कि प्रभावित क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों के पुनर्निर्माण कार्यों को शीघ्रता से प्रारंभ किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग, पुलों इत्यादि का एस्टीमेट तैयार कर शासन से स्वीकृत कराए और पुनर्निर्माण कार्य जल्द शुरू करें। स्थानीय जनता को आवागमन में असुविधा न हो। बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बीती आपदा में मसूरी देहरादून मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुल को रिकॉर्ड समय पर वैली ब्रिज तैयार करने पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को शाबाशी दी। और आगे बढ़ेंगे, जहां काशीपुर नगर क्षेत्र में चल रहे ई रिक्शा चालकों का वार्षिक पंजीकरण और प्रतिदिन संचालन शुल्क का आदेश जारी होने पर चालकों में आक्रोश है। इसके विरोध में ई रिक्शा चालकों के समर्थन में महाराणा प्रताप चौक पर कांग्रेसी नेता संदीप सहगल ने ई रिक्शा चालकों के पक्ष में प्रदर्शन किया। इस दौरान काशीपुर के सभी रिक्शा चालक महाराणा प्रताप चौक पर पहुंचकर एकत्र हुए और जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। ई रिक्शा चालक विक्रम सिंह ने कहा कि गरीब ई रिक्शा चालक रोज रिक्शा चलाकर अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, लेकिन निगम और आरटीओ हमारे पेट पर लात मारने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिटनेस के लिए हमें हल्द्वानी जाना पड़ता है। उन्होंने मांग की है कि रिक्शाओं की फिटनेस काशीपुर में ही की जाए और नगर निगम ने जो 25 रुपए शुल्क प्रतिदिन रखा है और 1000 रजिस्ट्रेशन का रखा है, उसको अतिशीघ्र खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो ई रिक्शा के समस्त चालक नगर क्षेत्र में ई रिक्शाओं का संचालन ठप कर देंगे। कि नगर निगम
द्वारा जो टैक्स रिक्शा चालकों पे लगाया गया है कि 25 रुपए प्रतिदिन और 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन शुल्क, वो हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अगर अमीर लोग होते तो हम भाई ई रिक्शा ना चलाते। दूसरा हमारा मुद्दा है कि हमारा आरटीओ ऑफिस जब काशीपुर है तो हम फिटनेस के लिए रुद्रपुर या हल्द्वानी नहीं जाएंगे। और खबर मसूरी से है, जहां पर लगभग 3 साल पहले मसूरी देहरादून मार्ग पर गलोगी पावर हाउस के निकट भारी भूस्खलन होने से मसूरी देहरादून मार्ग बंद हो गया था, जिसका कार्य भूमि पूजन कर को शुरू करवाया गया था और 6 माह के भीतर 20 करोड़ रुपए की लागत से इस कार्य को किया जाना था। लेकिन 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी यह कार्य अब तक पूर्ण नहीं हो पाया है। वहीं अब इसके दोनों ओर से मलबा और पत्थर आने के कारण वहां खड़ी मिक्सर मशीन और अन्य मशीन मलबे में दब गई है और बरसात के समय यहां पर कभी भी कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है, लेकिन इसका अब तक 50% भी काम पूरा नहीं हो पाया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि 3 साल से कार्य किया जा रहा है, लेकिन अब तक ये पूरा नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा है कि जिलाधिकारी को इस संबंध में ज्ञापन दिया जाएगा और इसकी जांच की मांग की जाएगी। देखिए, जहां तक आप सभी जानते हैं कि गलोगी जो लैंडस्लाइड है वो कम से कम आज से 5 साल पहले वहां पे गिर चुका था। 3 साल तक तो उसमें कार्य ही नहीं हुआ और 3 साल के बाद जब उस पर कार्य हुआ, रिबन कटा, शिलान्यास हुआ, करोड़ों की 22 करोड़ की लागत से उस समय इस कार्य का प्रारंभ हुआ। आज वो बढ़ते बढ़ते जहां तक मेरे संज्ञान में वो 40 करोड़ का हो चुका है और अभी बीच में जो इसकी डेडलाइन थी वो 22 जून इसको कंप्लीट करने की थी। उसके बाद उसे 6 महीने का एक्सटेंशन और दे दिया जाता है और उसमें और भी मतलब बजट बढ़ा दिया जाता है। तो वहां पर कार्य तो मुझे लग ही नहीं रहा है कि कहीं दिख नहीं रहा है कि क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन उसी के दूसरी तरफ लैंडस्लाइड हो जाता है, फिर उसके आगे भी लैंडस्लाइड हो जाता है। तो किस तरह का कार्य हो रहा है ये जांच का विषय है और इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इसमें देखने को मिलेगा। अगर इसमें जांच की जाएगी तो मैं तो आपके माध्यम से यही अनुरोध करूंगा कि जिलाधिकारी के नेतृत्व में इसका जांच होना चाहिए और ठेकेदार की गुणवत्ता जो क्योंकि नहीं दिख रही है, अगर गुणवत्तापूर्वक वहां पे कार्य होता तो इस तरह के लैंडस्लाइड आए दिन वहां पर दोबारा नहीं होते। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। उत्तराखंड, जहां हर सुबह शुरू होती है योग से। राज्य को योग व वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाने के लिए उत्तराखंड कैबिनेट ने देश की पहली योग नीति 2025 को दे दी है मंजूरी। 2030 तक के लिए मंजूर योग नीति के तहत राज्य सरकार उत्तराखंड में 5 नए योग हब स्थापित करेगी, जिसमें जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, टिहरी और पोलीढेक झील क्षेत्र को योग हब के तौर पर विकसित करने का लिया है निर्णय। पर्वतीय क्षेत्रों में योग और वेलनेस केंद्र में निवेश पर 50% सब्सिडी दी जाएगी, जबकि मैदानी क्षेत्रों में 25% तक मिलेगी सब्सिडी। राज्य में खोले जाने वाले योग व ध्यान केंद्रों का किया जाएगा पंजीकरण। राज्य के 300 से अधिक आयुष, हेल्थ एवं वेलनेस केंद्रों में शुरू किया जाएगा योग। राज्य में योग व प्राकृतिक चिकित्सा निदेशालय का किया जाएगा निर्माण। योग नीति के तहत राज्य में करीब 13,000 से अधिक रोजगार होंगे सृजित। इसके अलावा 2,500 से अधिक योग शिक्षकों के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड से होंगे प्रमाणित। इससे 10,000 से अधिक योग अनुदेशकों को होम स्टे, होटल आदि में रोजगार मिलने के बढ़ गए हैं अवसर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक अभिनंदन, जिन्होंने योग नीति लागू करके बेरोजगार योग प्रशिक्षकों को एक अवसर प्रदान किया है, जिससे कि योग और वेलनेस केंद्र खोलने पर सब्सिडी मिलेगी। सरकार की योग नीति से हम सभी को फायदा हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदृष्टि से वैश्विक संवाद का केंद्र बन रहा है उत्तराखंड। यहाँ योग सिर्फ अभ्यास नहीं, एक जीवन है।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुड़की तहसील क्षेत्र में लंबे समय से बाढ़ की मार झेल रहे ग्रामीणों के लिए सुनहरे भविष्य का सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। जी हां, रुड़की में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी स्थापित होने जा रही है, जिसको लेकर भारापुर ग्राम में ग्राम प्रधान हाकम अली ने उद्योग महानिदेशक के साथ करार पर हस्ताक्षर करते हुए अपनी 50 बीघा भूमि इस प्रोजेक्ट के लिए समर्पित कर दी है। इससे पहले भी मिर्जापुर मुस्तफाबाद में ग्राम प्रधान मीर आजम समेत तमाम लोगों ने सैकड़ों बीघा जमीन इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी स्थापित करने के लिए देने को लेकर इकरारनामा किया है। ग्राम प्रधान हाकम अली का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर गांव के युवाओं को रोजगार, व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा और अन्य मूलभूत सुविधाएं पर घर बैठे उपलब्ध होंगी। योजनाओं की सफलता को लेकर महाप्रबंधक पंकज शांडिल्य ने भी ग्राम प्रधान हाकम अली की सराहना की। उन्होंने कहा कि सुरक्षित माहौल की गारंटी ने ही इस मेगा प्रोजेक्ट का रास्ता साफ किया है। इससे न सिर्फ रोजगार और निवेश के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि गांव और ग्रामीणों की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। और इन्होंने बताया कि भाई इस तरह की बात है। हमने भी कहा भाई चलो जो हमारी जमीन में है वो दे देंगे। इलाके का बहुत रोजगार बढ़ेगा इलाके में, और युवाओं को भी आने वाले टाइम में युवाओं को बहुत रोजगार मिलेगा। तो इस समझ के हम इनका साथ देने के लिए तैयार हैं। जमीन अभी हमने दे दी 50-60 बीघे, इनको लिख के दे दी। लगभग सब लोग तैयार हैं और इस टाइम पे ये जो है लगभग 60% तो ऊपर तो ऐसे ही पहुंच चुके और 100% होने में जो भी लोग देने भी दे रहे हैं, सब जमीन भी दे रहे हैं और सहयोग भी कर रहे हैं। सड़क का भाई हमारे लिए रोजगार भी मिला और हमारा भी जिसकी जमीन है वो तो है ही। लोगों में जागरूकता आई है, काफी तेजी से आई है, जिसमें हमारे विकास प्रधान जी, मीर आजम प्रधान जी और भी जो ग्राम प्रधान है, क्योंकि हमारा पॉलिसी है एग्रीगेटर पॉलिसी के तहत में हमें ग्राम प्रधान के जरिए, ग्राम पंचायत के जरिए ही आना है। ये लोग काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और हकम जी के बारे में कहूंगा, अगर इस परियोजना का नींव है तो उन्हीं की भूमि है। और डीएम नितिका खंडेलवाल ने जिला सभागार नई टिहरी में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में विशेष गहन पुनरीक्षण की बैठक ली है, जहां उन्होंने जनपद के क्षेत्रांतर्गत सभी एसडीएम को निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार विशेष गहन संशोधन और पुनरीक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए व्यक्तिगत समय देकर कार्य करने को कहा। डीएम ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए 2003 और 2025 की नामावली का मिलान कर 4 श्रेणी में कार्य किया जा रहा है। बीएलओ की ओर से वर्ष 2025 की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची से मतदाताओं को श्रेणी ए, बी, सी और डी में चिन्हित करना है। डीएम नितिका खंडेलवाल ने कहा कि जहां बूथों की संख्या बढ़ी है वहां ध्यान देने की आवश्यकता है। सभी एसडीएम को बीएलओ के कार्यों को सुपरवाइज करने को कहा है। और आगे बढ़ेंगे। डीएम टिहरी नितिका खंडेलवाल ने जनता दरबार कार्यक्रम में जन शिकायतों को सुना। जनता दरबार कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की 44 जन शिकायतें दर्ज हुई। इस मौके पर डीएम ने सीएम हेल्पलाइन पोर्टल और सीएम जन समर्पण पोर्टल पर लंबित शिकायतों की समीक्षा करने के साथ ही आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बिजली, पानी, सड़क आदि को लेकर किए जा रहे कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। डीएम ने जनपद मुख्यालय से बाहर के सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को जनता दरबार कार्यक्रम में भौतिक रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए। इसके साथ ही डीएम ने शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता सुनिश्चित कर समयांतर्गत उनके निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही एक से अधिक बार आने वाली लंबित शिकायतों का विवरण बनने को कहा। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बिजली, पानी, सड़क आदि को लेकर किए जा रहे कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी को आपदाग्रस्त क्षेत्रों में वर्तमान में संचालित बंद स्कूल की रिपोर्ट और सीवीओ को आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं का चेकअप कर प्रतिदिन गांववार रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा गया। ये देखा गया कि टिहरी में हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली हमारा विकास भवन यहाँ है, बट हमारे कुछ विभाग के अधिकारी जो है वो नरेंद्र नगर बैठे हैं। तो निर्देश सिंपल ये है कि जो भी हमारे जिला स्तरीय अधिकारी हैं वो लोग फिजिकली मंडे वाले दिन जनता दरबार में प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि हम लोग जनता दरबार में ना केवल सिर्फ जनता की शिकायतों का रिव्यू करते हैं, बट गत महीनों के जो तहसील दिवस होता है, सीएम हेल्पलाइन होता है, उन सभी का रिव्यू होता है। तो इट्स बेटर कि सब लोग फिजिकली प्रेजेंट हो ताकि वो रिव्यू और बेहतर हो। आगे बढ़ेंगे। भारत सरकार की योजना के तहत यदि सब ठीक ठाक रहा तो साल 2026 से उत्तराखंड में स्मार्ट पुलिसिंग देखने को मिलेगी। अगले साल से पुलिस का इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का
2.0 वर्जन शुरू हो रहा है, जिसके तहत क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम पूरी तरीके से ऑनलाइन हो जाएगा और ऐसा होने से डिजिटल पुलिसिंग के माध्यम से केस डायरी पेपरलेस हो जाएगी। अपराध डाटा को आसानी से रिकॉर्ड किया जा सकेगा और अपराधियों की जानकारी राष्ट्रव्यापी नेटवर्क पर साझा हो सकेगी और इसके साथ ही पुलिस का मैनुअल कार्यक्रम को हो जाएगा और विवेचना में आसानी होगी। नागरिकों को भी ऑनलाइन सेवाओं का लाभ मिलेगा। इस पूरे सिस्टम को चालू करने के लिए उत्तराखंड के सभी पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है और आज इस ट्रेनिंग का हिस्सा ऋषिकेश कोतवाली के अधिकारी भी बने हैं। ट्रेनिंग देने के लिए SCRB और CCTNS के IG सुनील कुमार मीणा ऋषिकेश कोतवाली पहुंचे। IG ने इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने के बारे में विस्तार से अधिकारियों को जानकारी दी। देखिए, अगले साल से ICGS 2.0 शुरू होने वाला है, जिसके तहत हमारा जितना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो ऑनलाइन हो जाएगा और इससे इन्वेस्टिगेशन में काफी सुविधाएं हो जाएंगी। उसी से संबंधित जो एप्स डेवलप किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, उन्हीं की जानकारी यहाँ पे जो IOs है उनको दी गई थी और जो संबंधित कर्मी है उनको भी जानकारी दी गई थी। सर, इसके अलावा भी आप कौन कौन से थानों में इसकी जानकारी देने जा रहे हैं? ये हम लोग सभी थानों में और सभी जिलों में एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम इस तरीके का चला रहे हैं ताकि उनको जानकारी दी जा सके और हम लोग पूरी तरीके से तैयार हो सकें ICGS 2.0 को लागू करने के लिए अपने राज्य। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। तभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा मंडवा और गेहूं मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहां पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहां पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे। जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहां पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया। पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और RCC टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी के रामपुर रोड स्थित ओलिवा कॉलोनी में रहने वाले देश के नामी यूट्यूबर और ब्लॉगर सौरभ जोशी को अज्ञात बदमाशों ने रंगदारी मांगने की धमकी दी है। मामले को लेकर शहर में सनसनी फैल गई है। वह इस संबंध में सौरभ जोशी ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 15 सितंबर को उन्हें जीमेल पर एक धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ। मेल भेजने वाले ने खुद को कुख्यात भाव गैंग से जुड़ा हुआ बताया और गैंग के सरगना को छोटा डॉन नाम से मशहूर बताया, जो दिल्ली में सक्रिय है। आरोप है कि मेल में सौरभ जोशी के 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। साथ ही रकम न देने पर गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई है। वहीं पुलिस ने अब इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। यूट्यूबर सौरभ जोशी द्वारा एक थाने में FIR दी गई है, जिस पर हमारे द्वारा तुरंत FIR पंजीकृत कर ली गई है। साथ ही जो उसमें कंटेंट है कि एक मेल प्राप्त हुआ है किसी भाऊ गैंग का, और जिसका वो कंटेंट ये है कि उससे 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई है और न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। उसमें हमने अपने साइबर सेल और लोकल पुलिस को एक्टिवेट किया है
हमें उम्मीद है हम जल्द इसको भी ट्रैक करके। क्या लग रहा है देखिए जिस तरह का ये गैंग है नाम है और इन्होंने इस तरह की इनके जो नेटवर्क है दिल्ली नोएडा गाजियाबाद में भी इन्होंने कुछ इस तरह की घटनाएं की हैं, तो हम और नोएडा दिल्ली पुलिस के भी टच में है, जल्दी इसको कुछ वर्कआउट करेंगे। समुदाय विशेष के युवकों को बिना अनुमति जुलूस निकालने से रोकने पर हुए बवाल के बाद काशीपुर पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। मामले में कोतवाली पुलिस ने विभिन्न धाराओं में नदीम अख्तर, हनीफ गांधी, दानिश चौधरी समेत करीब 400 से 500 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि मोहल्ला अली खां में विशेष समुदाय के दर्जनों नाबालिग युवक धार्मिक नारेबाजी करते हुए नई सब्जी मंडी की ओर जा रहे थे। इस दौरान बांसफोड़ान पुलिस चौकी पर मौजूद पुलिसकर्मी नारेबाजी सुनकर बाहर आए। पुलिसकर्मियों ने युवकों को रोककर पूछा कि जुलूस निकालने की अनुमति कहां है, तो युवक उत्तेजित हो गए और मौके पर मौजूद 4 से 5 पुलिसकर्मियों से उलझने लगे। उत्तेजित युवकों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की और हाथापाई भी की। पुलिस वाहन पर पथराव कर वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस फोर्स ने मौके पर पहुंचकर लगभग दर्जन भर युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। तो वहीं एसपी अभय सिंह के निर्देशन में जसपुर और कुड्डा थाना पुलिस ने जो है मोहल्ला अली खां में फ्लैग मार्च निकाला। वहीं काशीपुर पहुंचे एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने मामले की जानकारी लेते हुए पुलिस अधिकारियों को मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एसएसपी ने कहा कि उपद्रवियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये की घटना है, ये एक नदीम अख्तर नाम का व्यक्ति है जिसके द्वारा अपने कुछ साथियों के द्वारा अली खां मोहल्ले में 8 बजे के करीब में लगभग बिना किसी अनुमति के, बिना किसी सूचना के बाहर की किसी घटना का संज्ञान लेकर के और इसके द्वारा युवाओं को इकट्ठा किया गया और वहाँ जो आस पड़ोस के लोग थे उनको इकट्ठा किया गया और वहाँ भड़काऊ बातें करी गई और इसके बाद से वहाँ शांति व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया। इसने अराजकता फैलाने की कोशिश करी। इस सूचना पे वहाँ के आम लोगों के द्वारा जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई थी तो तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची और तुरंत वहाँ पे शांति व्यवस्था कायम की गई। इसके अतिरिक्त वहाँ से कुछ फोटो वीडियो जो सीसीटीवी कैमरे भी मिले हमें, जिसको आइडेंटिफाई करने के बाद कुछ लोगों के नाम आए हैं जिनमें से हमारी टीमें उनको पकड़ने का प्रयास कर रही हैं। कुछ और भी लोग थे जो घटना के पीछे थे जिन्होंने कि इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था। और गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से बंद पड़ी राफ्टिंग को फिर से चालू करने के प्रयास शुरू हुए हैं। 24 सितंबर को गंगा नदी राफ्टिंग प्रबंधक समिति की टेक्निकल टीम और प्रशिक्षित गाइड गंगा में रेकी करेंगे और कोटियाला के निकट मरीन ड्राइव से मुनिकरेती तक रेकीकरण करेंगे। इस बीच इस दौरान टेक्निकल टीम गंगा के लेवल को देखेगी और सुरक्षित राफ्टिंग के लिए अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। रिपोर्ट के आधार पर ही राफ्टिंग शुरू करने की तारीख तय की जाएगी। इस बीच टेक्निकल टीम की रिपोर्ट में सुरक्षा को लेकर कुछ कमियां आती हैं तो दोबारा से रेकीकरण होगा और इस संबंध में गंगा नदी राफ्टिंग प्रबंधन समिति के सचिव जसपाल चौहान ने राफ्टिंग कंपनियों के साथ बैठक भी की है। उन्होंने बताया कि फिलहाल गंगा का जलस्तर 338.50 मीटर है। यदि पहाड़ों में बारिश नहीं होती है तो अगले 2 दिनों में यह गंगा का जलस्तर कम होने की उम्मीद है। मेरे द्वारा जो हमारी टेक्निकल कमेटी है और राफ्टिंग व्यवसायियों के साथ एक मीटिंग आहूत की और उस मीटिंग में हम लोगों ने सम्यक रूप से ये डिसीजन लिया है कि 24 तारीख को हम मरीन ड्राइव से खारा स्रोत के बीच में एक रेकी रन करेंगे, जिसमें कि विभिन्न राफ्टिंग कंपनियों के गाइड एक्सपर्ट्स उसमें सम्मिलित रहेंगे और उसके रेकी रन के उपरांत जो भी गाइडों का रिवर के ऊपर जो उनका रिपोर्ट होगी उसके आधार पर फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। स्पष्ट है कि जैसे कि हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय श्री धीराज सिंह गर्ब्याल जी के निर्देश थे कि पर्यटकों की सुरक्षा के दृष्टिगत सबसे इम्पोर्टेंट उसके आधार पर ही हम आगे का निर्णय लेंगे। गंगा का देखिए जो आज के दिन जो गंगा का लेवल है दैट इज अराउंड 338.50 मीटर पर है, लेकिन पानी काफी मटमैला होने के कारण जो है इसी कारण इसको 2 दिन के बाद धनौरी क्षेत्र की सड़कों पर गड्ढों को समय पर नहीं भरा जा रहा है, जिससे उनका आकार बढ़ता जा रहा है। सड़कें बदहाल होती जा रही है, जिससे कि इन पर गुजरने वाले राहगीर परेशान हैं, जबकि जिम्मेदार अफसर इनकी मरम्मत पर ध्यान नहीं दे रहे। परिणाम स्वरूप लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। क्षेत्र के अधिकांश सड़कों की कुछ ऐसी ही हालत है। इन सड़कों की खस्ता हाल को लेकर कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन सुनवाई न होने की वजह से उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। क्षेत्र में एक और लोग सड़कों की समय पर मरम्मत न होने से परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर सड़कों पर
सुस्त गति से चल रहे निर्माण कार्य से हैरान है। सड़क की हालत ज्यादा खराब होने से रात के समय अचानक गड्ढा सामने आने से वाहन चालकों को संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे कि वे सड़क पर गिरकर चोटिल हो जाते हैं। सीएम धामी के निर्देश पर बागेश्वर पुलिस लगातार नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रही है, जिसके चलते प्रभारी कोतवाली बैजनाथ ने स्थानीय युवाओं और आम जनमानस को नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक किया है। साथ ही आम जनमानस से समाज से नशे को दूर रहने में सहयोग करने की अपील की है। लोगों ने भी क्षेत्र को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। इस दौरान एसपी चंद्रशेखर राव घोटके ने बताया है कि बागेश्वर पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है, साथ ही आम जनमानस को नशे के खिलाफ जागरूक भी कर रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आम जनमानस से अपने आसपास किसी भी तरह की अवैध गतिविधि का अंदेशा होने पर पुलिस को सूचना देने की अपील की है, जिससे प्रदेश में नशे के सौदागरों पर लगाम लगाई जा सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।